हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके स्टडी नोट्स। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे आप लोगों के लिए आज बीए सेकेंड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए आज इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन लेके आया हूं आपके बीच में, जो आपका प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकेंड आपके जो बीए सेकेंड ईयर में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, यही आपके लिए लेके आए हैं दोस्तों। तो आज आपको सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न के बारे में बताएंगे, कौन सा क्वेश्चन कैसे आपके पेपर में आते हैं और किस तरीके से आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण देके जाता है और सबसे ज़्यादा अंक देके जाता है आपके पेपर में। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बहुत मज़े आने वाला है। और जो बीए सेकेंड सेमेस्टर के छात्र छात्राएँ हैं, उनके लिए खास आग्रह है कि वो ये क्वेश्चन ज़रूर देखें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा और 100% ये क्वेश्चन आपके बीच में आएगा। तो दोस्तों, बने रहे वीडियो के अंत तक। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए चलते हैं आपके क्वेश्चंस की तरफ। बात करेंगे अभी पहला क्वेश्चन का कि यहाँ पे आपका व्यापारिक नीति किसे कहते हैं। स्वतंत्र व्यापार की धारणा, इसके पक्ष में एक विपक्ष तर्क दीजिए। उसके बाद में यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत बताएंगे। यहाँ पे उत्तर है आपका व्यापारिक नीति। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित सरकारी नीति को व्यापारिक नीति कहते हैं। यानी कि अगर जो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित जो सरकारी नीति के अनुसार हम व्यापार करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, व्यापारिक नीति कहते हैं। एक देश या तो स्वतंत्र व्यापार नीति या संरक्षण नीति को अपनाता है। स्वतंत्र व्यापार नीति से अभिप्राय उस नीति से है जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। निर्यातकों या आयातकों को अनुमानित होती है कि वे बिना किसी प्रकार के निर्यात आयात शुल्क के व्यापार में करने में स्वतंत्र होते हैं। यानी कि कोई भी जो निर्यात करता है, यानी कि व्यापार करता है, कोई सामान को एक्सपोर्ट करता है या इंपोर्ट करता है, तो उसमें कोई बाध्यता ना आए, यानी कि उसमें कोई रुकावट ना आए। इसी को हम क्या कहते हैं, आयात शुल्क व्यापार कहते हैं। इसके विपरीत संरक्षणवाद या संरक्षणवादी नीति से अभिप्राय स्थानीय उत्पादकत्व या विदेशी प्रतियोगिता से संरक्षण देने की नीति है। यह संरक्षण शुल्क लगाकर, आयातों पर कर लगाकर या गैर कर रोके लगाकर प्रदान किया जाता है। यानी कि जो ये कर है, गैर कर है, इसको रोक के लगा करके प्रदान किया जाता है। और आयातों के अंतर्वाह को रोकने की विधियाँ, गैर कर रोकों में कोटा निर्धारित करना या सीमा शुल्क कार्यप्रणाली के जानबूझकर जटिल बनाना, जिससे आयातों को निरुत्साहित किया जा सके। उसके बाद फिर आपका आता है स्वतंत्र व्यापार की धारणा। स्वतंत्र व्यापार की धारणा मिलती है यहाँ पे आपको है कि ऐसी व्यापार नीति जिसके अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं की दो देशों के भी यानी कि अदला बदली पर रोक नहीं लगाया जाता है, स्वतंत्र व्यापार नीति कहलाती है। लिप्से के अनुसार, यानी कि लिप्से महाशय जी के अनुसार कहा गया है कि स्वतंत्र भारत का संसार एक ऐसा संसार है जहां वस्तुओं के आयात तथा निर्यात में कोई सीमा शुल्क या प्रतिबंध नहीं होते हैं। ऐसे संसार में एक देश उन सब वस्तुओं का आयात करता है जिन्हें वह देश के उस सुपुर्दगी कीमत पर खरीदता है जो उन्हें स्वदेश में उत्पादन करने की लागत से कम होती है। अब बात करेंगे आपके स्वतंत्र व्यापार के पक्ष में तर्क। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों आपके बीच में ये, और सबसे ज़्यादा आपके प्रश्न में ये अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखा जाए तो ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है। अब आपका आता है फर्स्ट, यानी कि इसके तर्क है स्वतंत्र व्यापार के पक्ष में। इसमें आपका फर्स्ट देखा है, उत्पादन तुलनात्मक लागत लाभ के सिद्धांत के अनुसार किया जाता है। इसी कारण संसाधनों के अनुकूलतम प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक देश आगतों के न्यूनतम लागत संयोग द्वारा वस्तुओं का उत्पादन करता है। अब दूसरा को आपका आता है इसमें कि तुलनात्मक लागत सिद्धांत के अनुसार, यानी कि जो तुलनात्मक लागत सिद्धांत के अनुसार कहा गया है कि प्रत्येक देश में उस वस्तु के उत्पादन में विशेषता प्राप्त करेगा जिसके लिए वह अधिक उपयुक्त हो, या
जिसके उत्पादन में उसे तुलनात्मक अधिक लाभ प्राप्त होता है। इसके फलस्वरूप संसार में विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन अधिकतम होगा। फिर आपका हेडिंग नेक्स्ट है कि स्वतंत्र व्यापार के विपक्ष में तर्क, यानी कि जो स्वतंत्र व्यापार है उसके विपक्ष में, उसका विपक्ष क्या है। स्वतंत्र व्यापार की नीति की महामंदी का काल जो है 1929 से 33 के दौरान त्याग दिया गया था। इस त्यागने में के लिए निम्नलिखित सैद्धांतिक एवं व्यापारिक कारण थे। पहला तो है आपका कि हैबरल के अनुसार कहा गया है कि स्वतंत्र व्यापार के कारण ऐसे एकाधिकारों का विकास हुआ जो अन्य देशों तथा स्वदेशी हितों के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ। इस कारण भी इस संरक्षण की नीति को अपनाना पड़ा। दूसरा है हैबरल के इस विचार को स्वीकारा नहीं जा सकता कि स्वतंत्र व्यापार की नीति पिछड़े देशों के तीव्र आर्थिक विकास में सहायक होगी। यानी अल्प विकास देशों का बेहतर विकास स्वतंत्र व्यापार की नीति की अपेक्षा संरक्षण की नीति द्वारा ही हो सकता है। फिर आपका तीसरा इसमें आपका है देश बेहतर साधनों से संपन्न होते हैं, वो कुछ वस्तुओं का उत्पादन अन्य देशों की तुलना में सस्ता करने के योग्य होते हैं और इससे स्वतंत्र व्यापार के अंतर्गत विश्व बाजार में गलाकाट प्रतियोगिता आरंभ हुई और इस नीति के चलते अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध लगाना अनिवार्य हो गया। अब बात करेंगे चौथे में। चौथे में आपका इसमें दिया गया है कि स्वतंत्र व्यापार की नीति के अंतर्गत कुछ उद्योगों को तुलनात्मक लाभ प्राप्त होते हैं किंतु अन्य उद्योग विकसित नहीं होते हैं। इस कारण अर्थव्यवस्था का एक पक्षीय विकास ही हो जाता है। यानी कि इसमें केवल जो एक पक्षीय होता है, यानी कि जो व्यापार करता है एक पक्ष का, उसी को ही लाभान्वित होता है। अब बात करते हैं पाँचवें नंबर की कि स्वतंत्र व्यापार के लिए हस्तक्षेप की नीति एवं पूर्ण प्रतियोगी कीमत संयंत्र की प्रक्रिया का क्रियाशील होना आवश्यक है, किंतु ये शर्तें वर्तमान समय के संसार में नहीं पाई जाती हैं। एकाधिकार, क्रेताधिकार, कार्टेलेज, अपूर्ण श्रम बाजार एवं सीमा शुल्क के प्रचलन में होने के कारण स्वतंत्र व्यापार को त्यागना पड़ा था। फिर छठवां है आपका कि स्वतंत्र व्यापार की व्यवस्था के हस्तक्षेप की नीति को पालन किया जाता था एवं राज्य द्वारा राष्ट्रों के बीच वस्तुओं के जाने अनजाने में प्रतिबंध नहीं लगाए जाते थे। इस कारण अनेक देशों के अनैतिक व्यापारियों में हानिकारक वस्तुओं के बड़े पैमाने पर आयात आरंभ कर दिया और इनका देश के स्वास्थ्य एवं कल्याण पर हानिकारक प्रभाव पड़ा। ऐसी वस्तुओं के आयात पर व्यापारिक प्रतिबंध अनिवार्य बन गया। स्वतंत्र व्यापार की नीति को त्यागने का यह भी एक कारण था। तो इसे हम कहते हैं दोस्तों व्यापारिक नीति, यानी कि ये आपके व्यापारिक नीति दोष और इसके स्वतंत्र रूप से कैसे व्यापार करते हैं, तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, है कि आपका तीसरा क्वेश्चन है प्रश्न नंबर क्या एकाधिकार शक्ति का असीमित होता है, यानी जो एकाधिकारी शक्ति है उसकी असीमित क्या होती है, उसके बारे में यहाँ पे आपको हम बताएंगे। अब आपका आता है एकाधिकारी वस्तु का अकेला उत्पादक एवं विक्रेता होने के कारण वह कितनी भी ऊंची कीमत निर्धारित कर सकता है, किसी भी प्रकार की वस्तु उत्पादन कितनी भी मात्रा में कर सकता है। एकाधिकारी की क्रियाओं पर कोई संप्रभावी नियंत्रण नहीं होता है, लेकिन यह मिथ्या धारणा कि एकाधिकारी की शक्ति असीमित होती है और कई कारक एकाधिकारी की शक्ति नियंत्रण करते हैं। फर्स्ट आपका आता है क्रेता संघ। यदि एकाधिकारी ठीक किस्त की वस्तु उचित मात्रा में न्याय उचित कीमत पर नहीं बेचता तो क्रेता वर्ग संघ का निर्माण करके एकाधिकारी का बहिष्कार करते हैं। अब दूसरा आपका आता है मांग की लोच। एकाधिकारी केवल उन्हीं वस्तुओं की ऊंची कीमत ले सकता है जिनकी मांग बेलोचदार होती है, यानी कि जिनकी जो कीमत की वस्तु होती है वो सबसे महंगी होती है, यानी कि लोचदार मांग वाली वस्तुएं एकाधिकार शक्ति की सीमित है। ऐसे में दीर्घकाल के क्रेता इस वस्तु से संबंधित अपनी मांग को संशोधन कर सकते हैं, यानी कि जो लोचदार होता है, जो बिकने के काबिल नहीं होता है, उसी को हम कहते हैं लोचदार। तीसरा आपका आता है यानी कि स्थानापन्न वस्तुओं की भय। इसमें कहा गया है कि व्यावहारिक जीवन के विशुद्ध एकाधिकार को किसी यानी कि स्थिति नहीं पाई जाती हैं वस्तु की यदि सन्निकट स्थापन
नहीं होती तो कम से कम निकट की स्थानापन्न अवश्य उपलब्ध होती है। अतः एकाधिकारी ऐसी वस्तुओं का अधिकारक कीमत नहीं ले सकता है जिनकी स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध होती है। अब बात करेंगे चौथे पे, यानी उत्पत्ति का नियम। उत्पत्ति का नियम कैसे है? जिन वस्तुओं का उत्पादन उत्पत्ति वृद्धि नियम या लागत ह्रास नियम के अंतर्गत होता है, जिसकी यानी उसकी कीमत अधिक ऊंची निर्धारित नहीं की जा सकती है, ऐसी अवस्था में वस्तु की ऊंची कीमत निर्धारित करता है। जो वस्तु की मांग कम हो जाएगी और जिसके कारण उत्पादन की मात्रा को भी घटाना पड़ेगा। इनकी उत्पत्ति वृद्धि नियम के अंतर्गत उत्पादन का आकार जितना छोटा होगा उतना ही उत्पादन की लागत अधिक होगी। अतः लागत बढ़ाने के लिए कारण एकाधिक लाभ कम हो जाएंगे। यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि उत्पत्ति के नियम कैसे हो गए आपके, यानी कि ऐसे अवस्था में अगर वस्तु की ऊंची कीमत की निर्धारित करें कि अगर मान लो कोई चीज़ है उसको हम 100 रुपये में बिक रहे उसको हम 200 रुपये में कर दें तो उसका जो लागत है तो वो तो बढ़ ही गया और उसके बाद में जो आपका उत्पादन का आकार है उतना ही छोटा हो जाएगा। तो यही आपका उत्पत्ति का नियम है। दूसरा आपका है पांचवा, यानी सरकारी हस्तक्षेप, यानी कि सरकारी हस्तक्षेप। सरकार एकाधिकारी विरोधी कानून बनाकर यानी कि एकाधिकारी संगठनों की स्थापना को गैर कानूनी घोषित कर सकती है। लाइसेंस देने के संबंध सरकार प्रतिबंधात्मक नीति अपना सकती है। एकाधिकारी साम, यानी इसमें आपका एम बिंदु पर स्थापित होता है जहां MC बराबर MR और साम्य कीमत PQ पर एकाधिकारी यानी कि OQ उत्पादन करेगा। एकाधिकारी का जो प्रति इकाई है वो PK के बराबर लाभ ले हो सकता है और इनको समाप्त करने के लिए सरकार अधिकतम S निर्धारित कर सकती है जहां एकाधिकारी को केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त हो सकेंगे और SR जो है आपका वो नियंत्रण रेखा कीमत, यानी कि जो SR रेखा नियंत्रण कीमत रेखा है। आइए आपको चित्र भी दिखा देते हैं यहाँ पे। तो पहले तो आपका ये कीमत हो गया ये वाला और इसको कहते हैं हम उत्पादन, और ये आपका y अक्ष मान लिया, इसको x अक्ष मान लिया और इसका जो मूल बिंदु है उसे O मानते हैं। अब यहाँ पे आपको S जो आपका दिख रहा है ये आपका रेगुलेटेड प्राइसेस है। क्या है आपका दोस्तों? रेगुलेटेड प्राइसेस। इसमें आपका जो मूल बिंदु है M और R ये आपका सीधा y से आपको k पे काटता है और सीधा अगर आप बात करें तो ये जो आपका मूल कीमत है जो M से स्टार्ट होके K से और R होके आपके MC से और AC तक जाता है। तो यही आपका जो मूल बिंदु होता है जो R और P पे करता है AR, यानी कि कोण AR। तो ये M यानी की बात करें तो P जो आपका मूल बिंदु यहाँ पे काटता है, यहाँ से आपको थोड़ा बहुत समझा देते हैं हम कि जो आपका PQ एकाधिकारी यानी कि OQ उत्पादन करेगी, यानी कि अगर जहाँ MC बराबर MR है, मान लो यहाँ पे आपका एकाधिकारी का जो साम्य बिंदु है यानी कि जो M जो है आपका वो साम्य बिंदु माना गया है यहाँ पे, और MC बराबर MR जो आपका है वो सामान्य माना जाता है। तो आपका क्या आता है दोस्तों, यहाँ पे आपका क्या आता है, MC बराबर MR है तो साम्य जीवन की PQ पर एकाधिकारी OQ उत्पादन करेगी। कौन करेगा उत्पादन? PO बराबर OQ उत्पादन करेगा, जो आपका यहाँ पे है इस तरीके से। तो ये आप लोगों को फिगर थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, देखने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या हुआ है आपका यहाँ पे। आप बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आपका आता है खा नंबर। यहाँ पे एकाधिकारी फर्म का कोई पूर्ति वक्र नहीं होता है, टिप्पणी कीजिए। आपको आंसर में लिखना है यहाँ पे कि पूर्ण प्रतियोगी के अंतर्गत एक फर्म एवं उद्योग के पूर्ति वक्र का निर्धारण संभव है और पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के औसत परिवर्तनशील लागत वक्र यानी कि ABC के ऊपर स्थित सीमांत लागत एवं सीमांत आगम में असमानता स्थापित करती है तथा सीमांत लागत कीमत के समान होती है, लेकिन एकाधिकारी साम्य की अवस्था में सीमांत लागत सीमांत आगम के समान तो होती है किंतु कीमत से कम होती है,
निर्दिष्ट कीमत पर फर्म कितना उत्पादन करेगी या मांग वक्र एवं सीमांत लागत पर निर्भर है। एकाधिकारी अवस्था में उत्पादन की एक मात्रा को अलग अलग कीमतों पर बेचा जा सकता है और हम दो एकाधिकारी फर्मों का उदाहरण लेते हैं जिनका सीमांत लागत वक्र एक समान है और एवं वो एक समान मात्रा को अलग अलग कीमतों में पर बेच सकते हैं। तो ये आपका जो एकाधिकारी फर्म का जो पूर्ति वक्र नहीं होता है उसके बारे में यहाँ पे आपको बताया, यानी कि मैंने यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन आपके बीच में सम्मुख प्रोवाइड करवाया। पहला तो आपका आता है एकाधिकारी फर्म, यानी कि पहले की बात करें तो बाजार नीति आपका आता है। आइए आपको दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन था आपका दोस्तों कि व्यापारिक नीति किसे कहते हैं और स्वतंत्र व्यापार की धारणा तथा इसके पक्ष में विपक्ष तर्क दीजिए। तो ये भी क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जाते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में। अब बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन, जो आपका सेकंड क्वेश्चन था दोस्तों कि क्या एकाधिकारी शक्ति असीमित है। तो ये एकाधिकारी के बारे में यहाँ आपको बताया कि यहाँ पे क्रेता संघ क्या है, मांग का लोच कैसा होता है, फिर स्थापना वस्तु की वह क्या है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताया। उसके बाद में फिर आपको यहाँ पे फिगर के जरिए आपको समझाया नहीं कि आपको फिगर में भी थोड़ा बहुत अगर समझ नहीं आया तो उस फिगर के अनुसार आपको समझ में आ जाएगा ये सारी चीज़ें। तो मांग कैसे बढ़ती है, कीमत कैसे बढ़ती है, ये सारी चीज़ें। अगर वस्तु को अगर हाईएस्ट रखा है तो कीमत क्या आएगी, उसके बाद फिर अगर उत्पादन ज़्यादा करना है हमें तो उसकी कीमत कैसे आए, लागत क्या होगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। अब फिर तीसरा आपका क्वेश्चन मैंने आपको डिवाइस में आपको बताया कि एकाधिकारी फर्म का कोई पूर्ति वक्र नहीं होता है, टिप्पणी कीजिए। तो जो एकाधिकारी फर्म का कोई पूर्ति नहीं वक्र है तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें बताई कि उत्पादन करेगी, यानी कि निर्दिष्ट कीमत पर फर्म कितना भी उत्पादन करेगी वह मांग, यानी कि ये इम्पोर्टेंट है आपका कि शाम की अवस्था में सीमांत लागत सीमा आगमन के समान होती है किंतु कीमत से कम होती है और निर्दिष्ट कीमत पर कितना उत्पादन करेगी और यह मांग वक्र एवं सीमित यानी कि सीमांत लागत पर निर्भर है। तो ये आपका फर्म वक्र के जरिए आपको यहाँ पे नहीं है, ये चीज़ें आपको यहाँ पे प्रूव करती है। अब बात करेंगे दोस्तों, तो ये आपका सारे ये क्वेश्चन जो आपके थे आपके मैंने कंप्लीट करवाया दोस्तों। और जो भी समझ में आया दोबारा देखेंगे आप वीडियो को तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों मैं अगली वीडियो के साथ ज़रूर आऊँगा और इसका मैं आपको बहुत ही जल्द मॉडल पेपर भी हल करवाने वाला हूं। तो दोस्तों बने रहे वीडियो के अंत तक और ज़रूर देखिएगा। और अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।